Good morning to all and each and every one of you who has subscribed our app and is here today to listen to my video where I'm gonna teach about the legal knowledge for next couple of months. So friends, my name is Nanki Bhaveja and I am gonna be your educator for legal reasoning till your course is completed. So starting off with a video and the very first lecture. So इस लेक्चर में हम बहुत ही जनरल सी बातें डिस्कस करेंगे, पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, पैटर्न, कैसे पैटर्न चेंज हो गया, कौन से NLUs, कितने NLUs, दूसरे कॉलेजेस में कौन से पेपर होते हैं, और कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन कि लॉ क्या होता है, हमारे इंडिया में लॉ कैसे प्रिवेल करता है, छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे। बहुत ही इजी सा वीडियो है, बहुत ही लाइट नोट पे आज हम बातें करेंगे। कुछ भी हम टेक्निकल नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि अब से इस वीडियो के बाद से हर चीज़ जो हम पढ़ेंगे कहीं ना कहीं वो टेक्निकल होगी। सो हम शुरुआत क्यों ऐसे करें, तो पहले वीडियो में हम बहुत ही लाइट सी बातें, जनरल एक पर्सपेक्टिव देखते हैं कि क्या है हमारा पेपर जो हम देने वाले हैं, क्यों देना है हमें, क्योंकि हमें लॉयर बनना है। लॉयर भी बनना है तो किसी टॉप नॉच और आईवी लीग कॉलेज से बनना है। तो स्टार्ट करते हैं कि वाई डू वी नीड टू स्टडी लीगल नॉलेज। भाई ऑब्वियसली लॉयर बनना है तो लॉ का पेपर तो देना पड़ेगा। लॉ का पेपर देना है तो उसमें लॉ के बारे में तो ज़रूर पूछा जाएगा। सो जो हमारा क्लैट का पेपर है, जो आप सब प्रिपेयर कर रहे हैं या करने वाले हैं, उसमें ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। इनफैक्ट ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्ट 150 क्वेश्चंस होते हैं। 1 मार्क का एक क्वेश्चन, तो टोटल कितने हो गए, 150 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है। पॉजिटिव 1 मार्क अगर आप आंसर सही देते हैं एंड नेगेटिव 0.25 अगर आप जवाब गलत देते हैं, ठीक है। ये तो हो गई छोटा सा इंट्रोडक्शन पेपर का। अब हमारा जो लीगल नॉलेज है, लीगल रीजनिंग है, जिसके लिए हम यहाँ पे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, वो कितने नंबर्स कैरी करता है, कितना पोर्शन आता है 150 में से। तो आप मान लीजिए फ्रेंड, ऑलमोस्ट 35 to 39 क्वेश्चंस एवरी ईयर किस में से आते हैं, लीगल रीजनिंग और लीगल नॉलेज। अब आप पूछ रहे होंगे लीगल रीजनिंग अलग वर्ड, लीगल नॉलेज अलग अलग वर्ड्स क्यों यूज़ कर रहे हैं आप मैम। तो मैं अभी आपको आने वाले स्लाइड्स में इसका भी डिफरेंस क्लियरली बताऊंगी। बट एज ऑफ नाउ व्हाट यू नीड टू नो इज़ कि 35 to 39 क्वेश्चंस, मतलब एक मेजर पोर्शन, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द पेपर आपका इस एरिया में से आता है। एंड आप अगर इस एरिया में गड़बड़ा गए, ऊंचा नीचा कर दिया आपने पेपर, तो आप समझ रहे हैं ना, आपकी रैंक सीधा नीचे। तो टॉप लीग जो कॉलेजेस हैं उनमें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि इस नहीं हो सकता, बट डेफिनेटली आपको इस सेक्शन को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना पड़ेगा। अच्छा, इस जो सेक्शन को सॉल्व करने का एक क्या फ़ायदा है, चलिए इस बात को मैं नेक्स्ट जब हम दूसरे सब्जेक्ट्स को देखेंगे ना तब समझाती हूँ। अभी के लिए इसको पेंडिंग रख लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, सब्जेक्टिव आते हैं, आपको लंबे लंबे आंसर्स लिखने हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव। सो सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टिक मारना है, ABCD 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक को टिक करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव जो पेपर है उसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा होता है, देखिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा आपको। जैसे कि हम छोटे होते सॉल्व करते थे ना, कि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते थे, उसके नीचे 4 या 5 सवाल दिए होते थे, उसको सॉल्व कर देते। सेम वही पैटर्न है आज भी। आप मान लीजिए कि बस थोड़ा सा उसको एडवांस लेवल कर दिया है। एडवांस क्यों कर दिया है, क्योंकि जो अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे वो लीगल रीजनिंग और आपके लीगल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होंगे। सो जो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के वर्ड लिमिट होगी, ऑलमोस्ट अराउंड 450 वर्ड्स का लीगल कॉम्प्रिहेंशन होता है, सॉरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। फटाफट वो पढ़ना है, उस पर जो 5 या 4 सवाल बेस्ड हैं वो सॉल्व करने हैं। और मैंने आपको बता ही दिया है, पॉजिटिव 1 मार्क फॉर एवरी राइट आंसर, 0.25 नेगेटिव। ये नेगेटिव थोड़ा सा दुखदेही तो होता है। मैंने भी जब पेपर दिया था, इनफैक्ट मैंने तो कैट भी दिया है, वहाँ पे बस यही तो आपको आपकी सिचुएशन या तो एकदम सही कर देता है या ख़राब कर देता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग कई बार अननेसेसरली ना तुक्के मारने लग जाते हैं कि शायद कोई आंसर सही निकल जाए, शायद ये निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स उससे बहुत कई बार वो आपके अगेंस्ट भी बैकफायर कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव काउंटिंग एक बार स्टार्ट होने लग गई या नेगेटिव में नंबर जाने लग गए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए टॉप कॉलेजेस में एंट्रेंस लेना। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हमें अननेसेसरली वहाँ पे जाके तुक्के नहीं भिड़ने। जिसमें हम श्योर हैं
उन्हीं क्वेश्चंस को टिक करें, एंड जिसमें थोड़ा सा डाउट है लेकिन आप मोस्टली उसमें श्योर हैं कि हाँ आई एम 95% श्योर या 80% श्योर, तो उन केसेस में आप रिस्क लीजिए वहाँ पे टिक करने का, अदरवाइज क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। नेगेटिव में जाने से अच्छा तो ये है कि आप आंसर अटेम्प्ट ही ना करें, ठीक है। ड्यूरेशन कितनी, 2 घंटे का पेपर है, ऑफलाइन मोड में है, अभी तक इसको ऑनलाइन में चेंज नहीं किया गया है। इवन ये जो टाइम आया था पैंडेमिक का, इसमें भी ऐसी कोई अभी तक व्यवस्था नहीं करी गई है कि ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में ही होता है। पेपर 1 साल में एक बार ही होता है, ऐसे नहीं है बार बार होता है, एक बार ख़राब हो गया तो नेक्स्ट बार दे लेंगे, नहीं, ऐसा चांस नहीं दिया जाता। एक बार ही एंट्रेंस होता है। जुलाई अराउंड NLUs का सेशन स्टार्ट होता है फर्स्ट ईयर का, और उससे पहले मई या जून के अराउंड पेपर हो जाता है। 2021 में 13 जून को पेपर प्लान था, लेकिन वो डिले हो गया बिकॉज यही हमारी जो देश में, आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या स्थिति थी हमारे देश की, ठीक है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि देखो ये तो पढ़ना पड़ेगा, वाई इफ़ बट ये नहीं है, यहाँ पे आए हैं क्लैट देना है तो लीगल नॉलेज के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 35 to 39 नंबर का हमारा सवाल है, वो स्टेक पे है हमारे, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या अलग अलग पेपर्स हैं लॉ एंट्रेंस के, तो देखते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे जो मेजर पेपर है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही पेपर देते हैं, जो है क्लैट। इसको कौन कंडक्ट करता है, 22 NLUs जो हमारे देश के हैं, उसका जो कंसोर्टियम है वो ग्रुप ये पेपर बनाते हैं और ये कंडक्ट करते हैं। 2019 से पहले क्या होता था, हर साल एक एक NLU करके पेपर सेट करता था। मान लीजिए 2015 में पेपर सेट किया NLS ने, 2016 में किया नालसार ने, ठीक है, फिर 2017 में किया RGNUL ने, जो कि पटियाला में सिचुएटेड है, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। तो ऐसे होता था कि हर साल एक NLU की जिम्मेदारी बना देते थे और पेपर सेट वो करते थे। लेकिन 2019 के बाद ऐसा हुआ कि ये जो कंसोर्टियम है, जो हमारे 22 NLUs है, इन्होंने डिसाइड किया कि हम मिल के पेपर सेट करेंगे, कोई एक NLU पे हर साल जिम्मेदारी नहीं डाली जाएगी। स्लैट क्यों होता है फ्रेंड्स, स्लैट सिम्बोयसिस का सिम्बोयसिस कॉलेज में एंट्रेंस के लिए है। लॉ अगर आपको वहाँ से करनी है तो आपको स्लैट देना पड़ेगा, तब आपको क्लैट देने की ज़रूरत नहीं है। MH सेट होता है महाराष्ट्र के जो लॉ कॉलेजेस है उनके लिए। ALET होता है, ये भी बहुत ही प्रेस्टिजियस पेपर है, और ये क्यों होता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको लॉ करनी है, दिल्ली का जो NLU है वो इसका अलग पेपर है होता है, वो ये 22 NLU के कंसोर्टियम में नहीं काउंट होता, और इनका खुद का पेपर होता है ALET। देन होता है LSAT। LSAT क्यों होता है, अगर आपको विदेश से, मतलब आपको अपने हमारे महान भारत के बाहर जाके अगर आपको लॉ परस्यू करनी है तो आपको जो पेपर है वो देना पड़ेगा LSAT। तो ये तो हमारे जो मेजर पेपर्स है जो अक्सर एक स्टूडेंट देता है आफ्टर 12th या ड्रॉप करने के बाद, एंड मैंने उनके बारे में आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। बाकी जो पते की बात आपको याद रखनी है ना, वो ये है कि जम के मेहनत करनी है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना पढ़ोगे, जितनी मेहनत करोगे, जितने मॉक सॉल्व करोगे ना, उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके सिलेक्शन के। और ये चीज़ एक दिन में नहीं होने वाली। अगर आप सोचें ना मैं अचानक ही 1 महीने पहले पेपर स्टार्ट करना सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा या मैं कर लूँगी रातों रात, भाई ऐसे नहीं होने वाला। रीडिंग जो प्रैक्टिस है आप 1 महीने के स्पैन में कैसे डेवलप करोगे फ्रेंड्स, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप होती हैं। ओवर द नाइट ये जो हमें आदत है ना कि अब एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ेंगे एंड वील बी थ्रू, ये एटीट्यूड यहाँ पे नहीं चलेगा। हाँ चल जाएगा अगर आपको कोई ठीक से कॉलेज से करना है। अगर आपको NLU में जाना है या किसी प्रेस्टीजियस लॉ कॉलेज से अगर आपको करनी है लॉ, अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। हार्ड वर्क मीन्स हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं इसमें। तो सब्जेक्ट्स तो फ्रेंड्स होते हैं, सबसे पहले तो लीगल रीजनिंग, उसके बारे में तो मैं आपको यहाँ पे और डिटेल नहीं दूंगी क्योंकि हमने अब से यही पढ़ना है। मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में बता देती हूँ। एक सेक्शन होता है इंग्लिश का, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या हो गई आपकी, मैथ्स हो गई जो हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री वाली, एंड नेक्स्ट हो गया लॉजिकल रीजनिंग, एंड लास्ट हो गया करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। अभी ये मैंने दोनों वर्ड्स क्यों लिखे हैं, कई बार आप इसको इंटरचेंज
चेंज करके यूज़ करते हुए करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज। तो फ्रेंड्स जो जनरल नॉलेज होती है ना, ये होती है स्टैटिक जीके, स्टैटिक जनरल नॉलेज। जैसे हमारा नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग किसने लिखा था, हमारी पार्लियामेंट कहाँ लोकेटेड है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बेंच कहाँ पे है, और हमारे देश का जो बाउंड्री है वो कितने किलोमीटर्स का है, भारत को आज़ादी कौन से सन में मिली थी, बैटल ऑफ पलासी कब हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी। तो ये सारी बातें जो आती हैं ये जनरल नॉलेज में होती है। अब करंट अफेयर्स क्या होता है? करंट अफेयर्स नाम से ही करंट में चलने वाले अफेयर्स, जो अभी देश में चल रहा है या वर्ल्ड में चल रहा है एट ग्लोबल लेवल, वो होता है करंट अफेयर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फार्म्स बिल पास हुआ था, फार्मर्स प्रोटेस्ट चला, फिर उसके बाद हमारी इकनॉमी में पैंडेमिक आ गया, ये कहाँ से कोरोना वायरस डेवलप हुआ, इसकी वैक्सीन्स कहाँ डेवलप हो रही है, कहाँ ट्रायल्स हो रहे हैं। तो जो करंट में चल रहा होता है न्यूज़ में, वर्ल्ड में, नेशनल लेवल पे, तो दैट कम्स अंडर करंट अफेयर्स। और जो स्टैटिक होता है वो जनरल नॉलेज में आता है, और ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ को मिस कर सकते हो इसमें से। इन दोनों को ऑलमोस्ट अगेन जो इसका परसेंटेज होता है पेपर में वो 35 to 39 क्वेश्चंस का होता है। दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट 25% ऑफ द पेपर। यू कांट अफोर्ड टू मिस इट। आपको जनरल नॉलेज पढ़नी ही पड़ेगी, फैक्ट्स को रट्टे मारने ही पड़ेंगे। NCERTs बचपन में याद करी थी, ढंग से पढ़ी थी, तो उतनी परेशानी नहीं होगी। उस टाइम ध्यान नहीं दिया था तो फिर तो अब आप समझ ही सकते हो। अब मेहनत कर लेना, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा होता है, ठीक है ना। अब ये करंट अफेयर्स के लिए पेपर पढ़ना पड़ेगा। पेपर कौन सा? न्यूज़पेपर। उसमें ये हमारे हिंदी के न्यूज़पेपर्स नहीं, और वो जो अंदर जो बस ऐसे आते हैं ना, सिटी न्यूज़ आती है, कौन सी एग्जीबिशन कहाँ लगी है, कौन सी मूवी रिलीज़ हो रही है, कौन से सुपरस्टार कौन से कहाँ मालदीव्स गए हुए हैं घूमने, कहाँ गए हुए हैं, ये सब नहीं पढ़ना है हमें पढ़ने हैं एडिटोरियल्स, ठीक है। मुश्किल आएगी लेकिन पढ़ेंगे, क्लासेस कंडक्ट होगी, हर चीज़ हम बैठे हैं ना इजी कराने के लिए। बट अभी आपको क्या जानना है कि ये चीज़ आपको पढ़नी है। लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स कैसे करनी है, देखिए ये सिंपल जो क्विज़ेस होती हैं हम सॉल्व करते थे, ये वही है। मैथ्स आपकी एलिमेंट्री जो मतलब 10th तक के लेवल की, कोई बहुत टफ नहीं आती, बट डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ हाउ क्विकली यू डू इट, क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम नहीं मिलेगा आपको कि आप बैठ के सॉल्व कर रहे हो। एंड स्पेशली जो साइंस एंड मैथ्स PCM बैकग्राउंड से हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज होगा, क्योंकि मैथ स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू आर्ट्स एंड जो टोटली कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं जिन्होंने मैथ्स नहीं ली थी। तो आप ये भी देखिए कॉम्पिटिशन आपका किससे है, किसी को हल्के में मत लीजिएगा, मैथ्स सॉल्व कीजिएगा रोज़। आज से इनफैक्ट अभी से आधा घंटा आप मान लीजिए, आप सोचो कि मैं अचानक ही एंड में जाके 3 घंटे मैथ्स करने लग जाऊंगी और बस हो गया पेपर, नहीं, ऐसे नहीं होने वाला। रोज़ आधा पौन घंटा आप मैथ्स को दीजिए, एक दिन या लॉजिकल रीजनिंग को दीजिए, तो क्या है आपकी हैबिट में आ जाएंगी ये सारी चीज़ें। जो स्क्वायर्स, नंबर के स्क्वायर्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं, इनको याद करिए ताकि आपको फटाफट वहाँ पे चीज़ें याद हों। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ठीक है। आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में क्या आता है अभी और डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, जैसे सेंटेंस करेक्शन, इन्फ्रेंसेस, मतलब हमने एक कॉम्प्रहेंशन पढ़ा, उससे जो राइटर है वो क्या इन्फर करना चाहते हैं, उनका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, उसको बोलते हैं हम इन्फ्रेंसेस। ऐसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएंगे, इसमें भी वही रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, और उसके नीचे 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होते हैं, ऑपोजिट्स एंड द सेम मीनिंग वर्ड्स, ये सब आएंगे। बहुत टफ नहीं देते, क्योंकि इसमें बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले भी पेपर दे रहे होते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले पेपर देते हैं। पेपर इंग्लिश में होता है इसलिए ये बहुत टफ नहीं करते, क्योंकि इनको एट पार रखना होता है फॉर दो स्टूडेंट्स हु हेल फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच टॉक्स अबाउट कौन से सोर्सेस को रेफर करना है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। देखिए लीगल रीजनिंग तो आप हम पे छोड़ दीजिए, अब आपने सब्सक्राइब किया है हमारे ऐप को तो हम कुछ तो पढ़ाएंगे ही, और क्यों इनफैक्ट आपको इस सब्जेक्ट का मास्टर बना देंगे। जितनी ज़रूरत है आपको पेपर क्रैक करने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा आपको हम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, क्लियर कर देंगे। क्लास वीडियोज़ हैं जो हम मटीरियल देंगे। ओवर एंड अबव दैट आपको क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स आते हैं वो पढ़ने हैं। कोई
इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट पास हुआ है या किसी बिल के बारे में बात हो रही है जो कि कहीं ना कहीं किसी प्रीवियस लॉ को टच करता है उस बारे में। और अभी एकदम से देखो परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा आर्टिकल पढ़ें कौन सा छोड़ें, क्या हमें सारे एडिटोरियल्स पढ़ने हैं कि कौन से पढ़ने हैं। सो फ्रेंड्स, जितने भी ये पॉलिटिकल राइटर्स होते हैं या किसी पॉलिटिशियन ने अगर कोई एडिटोरियल लिखा है तो वो तो स्ट्रेट अवे नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली वो बायस्ड ओपिनियन होगा। उसके अलावा जो हमारे न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। और अगर कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है लीगल वर्ल्ड में, कोई अमेंडमेंट आ रहा है, कोई नया जजमेंट आया है, कोई किसी ने प्रीवियस जजमेंट को चैलेंज किया, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको डेफिनेटली अपडेट होना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आता है इंग्लिश के लिए क्या, तो एक बुक आती है वर्ड पावर मेड ईजी बाय नॉर्मन लुइस। इसमें आपको वर्ड्स मिल जाएंगे आपको। इनफैक्ट जो फॉरेन वर्ड्स होते हैं जैसे कि शार्डनफ्रेड एक वर्ड होता है, इट्स अ जर्मन वर्ड, ऐसे वर्ड्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इनके मीनिंग्स पता होना चाहिए। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कहीं ना कहीं कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स आप एक बार देखिए, उनसे आपको काफ़ी एक आइडिया हो जाएगा कि कितना डेप्थ में आपको इंग्लिश प्रिपेयर करनी है, कितनी ज़्यादा अच्छी आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। बट वन थिंग विच इज़ इनएविटेबल इज़ आपको रीडिंग करनी ही पड़ेगी। जितना ज़्यादा रीड करोगे उतनी ज़्यादा आपको हेल्प होगी पेपर में। क्यों? क्योंकि एकदम से रीडिंग स्पीड फ्रेंड्स नहीं डेवलप होगी, वहाँ जाके पछताओगे और एक साल ड्रॉप करोगे। तो ये सब मत होने देना। न्यूज़पेपर्स पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो। ऐसा नहीं है, देखिए आप सोचो एकदम से एडिटोरियल समझ आने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एकदम से आपको लीगल अमेंडमेंट्स या लीगल न्यूज़ समझ आने लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। टू स्टार्ट विद आप कोई सी भी बुक, मैं तो कहती हूँ आप चंपक पढ़िए। छोटे होते चंपक पढ़ते थे ना, अकबर बीरबल, बट एक बात है उसको इंग्लिश में पढ़ना है सो दैट आपकी धीरे धीरे जो स्पीड है, वो पंचतंत्र की कहानियाँ होती थी, ये सब पढ़ो। तो इससे क्या है, आपकी एक रीडिंग हैबिट डेवलप होगी और धीरे धीरे आप स्केल अप करो। न्यूज़पेपर पढ़ो। हिंदू नहीं समझ आता मत पढ़ो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको बोलेंगे, बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ेंगे हिंदू इज़ इनएविटेबल, हिंदू पढ़ना पड़ेगा। नहीं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया समझ आता है तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो। बिजनेस स्टैंडर्ड आता है तो वो पढ़ो। मतलब कुछ भी पढ़ो लेकिन पढ़ो ज़रूर, क्योंकि वही पेपर में आपकी स्पीड बढ़ाने में काम आएगा। नहीं पढ़ोगे तो एक एक वर्ड अगर पढ़ने बैठे तो फिर तो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा प्रीवियस पेपर्स के लिए कौन से पब्लिशर को हम रेफ़र करें, तो अरिहंत, और दूसरा है यूनिवर्सल गाइड टू क्लैट। ये आई थिंक लेक्सिस नेक्सिस की पब्लिकेशन है, हाउस है, और ये इनके आप देख लीजिए, इसमें सॉल्यूशंस भी दिए होते हैं, तो आपको ये भी समझ आ जाएगी किस तरीके से आंसर को अप्रोच करना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। हमारी बहुत अच्छी फैकल्टी है, वीडियोस उन्होंने बनाए हुए हैं, उनको देखिए। जितना वो पढ़ा रहे हैं उतना ही आप पढ़ें। जो क्वेश्चंस बोल रहे हैं, वो जो हम मटेरियल अपलोड करेंगे, वर्कशीट्स अपलोड करेंगे, उनको सॉल्व करिए, एंड दैट्स मोर देन सफिशिएंट। बट यू कीप प्रैक्टिसिंग। जैसे बीच में छोड़ा, मोमेंटम तोड़ा, तो फिर वो स्पीड फिर से यू आर बैक टू स्क्वायर वन। तो सो प्रैक्टिस इज द की to success in this paper. In fact, you take it any paper, you have to practice a lot. The more mocks you solve, more is your chance to be successful in this paper. Last is current affairs and general knowledge. तो इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ल्यूसेंट जो आती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसका रट्टा मारते ही मारते हैं। मारना पड़ेगा क्योंकि उसमें हर चीज़ क्या बहुत क्रिस्प में दी हुई है। हम भी आपके लिए टाइम टू टाइम यहाँ पे मटेरियल लोड करेंगे जनरल नॉलेज के लिए, जो बहुत क्रिस्प होगा, करंट अफेयर्स के लिए। बट अगर आपको ये नहीं रेफ़र करना है, सो ल्यूसेंट जो आती है जनरल नॉलेज की बुक, दैट इज़ समथिंग इनएविटेबल, वो आप रेफ़र करिए। और अगर आपको कोई और सोर्स लगता है कि आपको कोई क्रिस्प में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो यू कैन रेफ़र टू दैट सोर्स एज वेल। अब फ्रेंड्स, आपको पता है क्या लग रहा होगा कि मैं ये क्या बार बार रीडिंग की एक ही बात पकड़े हुई हूँ, इतना रिआइट्रेट क्यों कर रही हूँ, बोर कर रही है मैम। फ्रेंड्स, ये जिन्होंने ये छोटी छोटी बातें मिस कर दी ना, तो उनका गेम, वो आपको पेपर में बैठ के याद आएंगी एक एक बातें कि मैम ने बोला था कि रीड कर लेना, जितना रीड करोगे उतना फ़ायदे में रहोगे। और जिन्होंने इसको पकड़ के प्रैक्टिस चालू कर दी, आप उनको देख लेना और अपने आप को देख लेना आज से 1 साल बाद नेक्स्ट पेपर में।
अच्छा, एक बात और मेरे को आपको बतानी है, शेयर करना चाहूँगी आपसे फ्रेंड्स। लीगल रीजनिंग में ना बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, क्या हम बेयर एक्ट पढ़ें, क्या हमें पूरे एक्ट्स को याद करने की ज़रूरत है, क्या हमें अमेंडमेंट्स को वर्ड टू वर्ड समझने की ज़रूरत है। तो अगर सब कुछ यहीं पढ़ के चले जाओगे तो वहाँ 5 साल करोगे क्या? वहाँ जो आपने इतनी फ़ीस पे करनी है, गवर्नमेंट आपको आपका इतना एक्सपेंस उठाती है NLU में पढ़ाने के लिए, तो ये फिर वहाँ क्या करने वाले हो अगर सब यहीं पढ़ के चले जाओगे? तो स्ट्रेट अवे एंड क्लियर आंसर है नो नो नो। बेयर एक्ट पढ़ने नहीं है, लॉयर बन के नहीं जाना है, लॉयर बनने के लिए जा रहे हैं, लॉयर बन के नहीं जा रहे हैं। उनको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करनी होती है, बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं लॉ के, बेसिक्स जो रेगुलेशंस हैं, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम किया हुआ है, किस तरीके से वो डिवाइडेड है, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में एक जो स्ट्रक्चर है हमारे देश का, ये सब समझने की ज़रूरत है। ना कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ पे कौन सा एक्ट आया गया, किस तरीके से इवॉल्व हुआ, ये सब नहीं पढ़ना। ये आपको 5 साल में वो अरे घसीट के पढ़ाएंगे, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आपके मन में अगर डाउट है तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं साइड पे। अब लीगल नॉलेज और लीगल रीजनिंग जो सबके मन में दुविधा बनी हुई थी फर्स्ट स्लाइड से, वो अब जाके सॉल्व होने वाली है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, लीगल नॉलेज क्या होती है सबसे पहले हम देखते हैं। तो लीगल नॉलेज हुई नॉलेज अबाउट द लीगल थिंग्स। अब उसमें क्या होते हैं, जो एक्ट्स पास होते हैं हमारे कंट्री में, ठीक है। तो कितने सारे एक्ट हैं, इनकम टैक्स एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, पॉक्सो है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एविडेंस एक्ट है, लिमिटेशंस एक्ट है। ये सारे एक्ट्स हैं, इनके बारे में अगर आपको पता है तो वो क्या हो गई, लीगल नॉलेज हो गई। जजमेंट्स जो पास होते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली अयोध्या का जजमेंट आया था, ठीक है, या कोई और राइट टू इन्फॉर्मेशन या इंटरनेट के ऊपर कि क्या वो फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्सेस इंटरनेट और नॉट, इनके ऊपर अगर कोई जजमेंट आता है वो लीगल नॉलेज हो गई। स्टैटिक पोर्शन जो हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, कितनी हमारी DPSPs हैं, क्या क्या हमारे जो मेजर अमेंडमेंट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब लीगल नॉलेज है। लीगल टर्म्स जैसे कि कंसेंसस एड आइडम, वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, फोर्स मेजॉर, ये सब क्या है, ये लीगल नॉलेज है। तो ये तो हो गया सारा लीगल नॉलेज वाला पार्ट। अब लीगल रीजनिंग क्या है। सो फ्रेंड्स, जब हम इस नॉलेज को जो कहाँ हमने ली थी लीगल नॉलेज के हेड के अंडर, जब हम उसको अप्लाई करते हैं किसी केस को सॉल्व करने में, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो वो लीगल रीजनिंग बन जाती है। लीगल रीजनिंग लीगल नॉलेज के बिना सॉल्व नहीं हो सकती। वो क्यों नहीं हो सकती? क्यों? जब आपको पता ही नहीं है कि राइट टू इंटरनेट आपका फंडामेंटल राइट है या नहीं, राइट टू लाइफ आपका फंडामेंटल राइट है या नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है, तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? आपके पास कोई केस आएगा कल को, तो आपको जब तक क्लियर ही नहीं है कि राइट टू स्ट्राइक है कि नहीं अलाउड, राइट टू प्रोटेस्ट आपका फंडामेंटल राइट है या लीगल राइट है, राइट टू बाय प्रॉपर्टी इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, ये आपके राइट्स है या नहीं है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे केसेस को? तो लीगल रीजनिंग के लिए मतलब कोई भी केस या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लीगल नॉलेज होना बहुत 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 ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, और ये इनएविटेबल पार्ट है लीगल रीजनिंग का, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन भी करी है। फ्रेंड्स, अब ये हो गया हमारा जो जेनरिक व्यू था। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि लॉ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और हमारे जो इंडिया में जुडिशरी है वो किस तरीके से, क्या सिस्टम है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और एड्रेस करती हूँ। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि मैम ये 5 years वाला जो लॉ है वो क्या है। फिर एक होता है कि लॉ आपको परस्यू करने का ऑप्शन होता है ग्रेजुएशन के बाद। सो फ्रेंड्स, वो भी LLB की डिग्री होती है, और ये जो होती है जो 5 year लॉ जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स। इसमें ये होता है कि 5 साल में आपके पास डुअल डिग्रीज आ जाती हैं। वहाँ पे भी 2 डिग्रीज होती हैं। कैसे? जैसे अगर मान लीजिए आपने BCom किया, और पहले तो BCom 3 साल का, उसके बाद आपने किसी लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ पे आपको 3 साल स्पेंड करने पड़ेंगे। तो ये डुअल डिग्री हुई, मतलब आपके हाथ में 2 डिग्रीज आई लेकिन 6 साल लग गए। अब ये जो इंटीग्रेटेड वाला होता है, इसमें आपने मान लीजिए BA LLB कर रहे हैं, आजकल तो कॉलेजेस BBA LLB BCom LLB भी ऑफर करती है, तो ये आपका टोटल 5 years में हो जाता है और आपका 1 साल बच जाता है। तो जो NLUs ऑफर करती हैं
वो 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर करती है, वहाँ पे ये 3+3 वाला मैकेनिज्म नहीं है। सो आई होप आपके माइंड में ये पिक्चर भी क्लियर हो गई होगी। और जो LLM होती है वो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके LLB के बाद ही होती है, ठीक है। LLM बहुत सारे लोग बाहर करने भी चाहते हैं, वो आप पे है कि आप, और आपके स्कोर्स पे है कि आप यहाँ करते हैं या बाद में यहाँ बाहर जाके करते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा सा पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक, बहुत जनरल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, फोबिया नहीं डेवलप करना, बस सुनते जाइए एंड it's just like a story that I'm telling. You just have to listen it patiently. Now, what is law? Law क्या चीज़ है? तो जैसे कि ऐसा कुछ जिससे हम रेगुलेट करते हैं किसी का बिहेवियर, है ना। लॉ अगर डिफाइंड है कि पब्लिक में स्मोक करना इज़ क्राइम, then if it is defined by law, so what is it doing? It is regulating the behavior of citizens of the country. If spitting is fine, मतलब थूकना पब्लिकली या पब्लिक प्लेस पे थूकना गुनाह है, पनिशेबल है, तो ये क्या है, क्यों ये लॉ है, किसी के बिहेवियर को रेगुलेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अगर वो बोल रहे हैं अगर आपने थूका पब्लिकली या पब्लिक स्पेस में तो आपको पेनल्टी लगेगी, फाइन होगा, या हो सकता है आपको तो पकड़ के ले जाए पुलिस, ठीक है। फिर और क्या होता है लॉ? लोगों के कंडक्ट पे चेक कर रहा है, उनका बिहेवियर रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि लॉ इज़ अ मीन्स टू अचीव फेयरनेस एंड जस्टिस इन सोसाइटी, अगर मैं ये बात बोलती हूँ तो क्या मैं ये स्टेटमेंट सही बोल रही हूँ कि बाय द मीडियम ऑफ लॉ वन अचीव फेयरनेस एंड जस्टिस इन सोसाइटी? जी हाँ, बिल्कुल ये भी है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला हुआ है एवरीवन हैज़ द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री। सो इससे क्या हो रहा है, फेयरनेस प्रिवेल कर रही है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रो करने की। ये नहीं किसी को कास्ट, कलर, क्रीड और सेक्स पे प्रेफरेंस दिया जाएगा वेयर एज अदर्स वुड बी लेफ्ट आउट, ठीक है। तो हम लॉ को ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ अ मीन्स टू अचीव फेयरनेस एंड जस्टिस इन द सोसाइटी। जस्टिस कैसे? कि मान लीजिए अगर आपने किसी ने आपकी प्रिवेसी को एनक्रोच किया है, ठीक है, सो यू कैन मूव टू द कोर्ट कि दे आर एनक्रोचिंग माई प्रिवेसी, दे आर नॉट अलाउइंग मी टू लिव पीसफुली, ठीक है। सो ये सब क्या हो रहा है, इससे जस्टिस एंड फेयरनेस प्रिवेल हो रही है। सो अब ये सब तो हो गया जेनरिक कि जो एक लेमैन समझता है कि लॉ क्या होता है, बट हमें हमारा काम तो चलेगा नहीं इससे कि हम जेनरिक मतलब ऐसे बिल्कुल ऊपर से बर्ड आई व्यू पढ़ लें और देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें लॉयर बनना है, और लॉयर बनने के लिए आपको स्पेसिफिक टू दी पॉइंट नॉलेज होनी ज़रूरी है, तभी तो आपने टू दी पॉइंट को सब्सक्राइब किया है। क्यों? क्योंकि आपको टू दी पॉइंट नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लॉ क्या होता है? लॉ कंसिस्ट ऑफ एनी स्टैट्यूट दैट इज़ पास्ड इन अ कंट्री। स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? एनी एक्ट। सो एक्ट इज़ व्हाट? अरे इतनी जल्दी भूल गए, अभी तो पढ़ाया था पिछली स्लाइड में। एक्ट्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, पॉक्सो, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, ये सब क्या है? एक्ट्स ही तो हैं। कोई भी जो स्टैट्यूट हमारे कंट्री में पास होता है, मतलब कोई भी एक्ट जो पास होता है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है? स्टैट्यूट की कैटेगरी में। अब एक्ट्स दो जगह पास होते हैं, एक तो सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेचर क्या हो गई? हमारी पार्लियामेंट। और होती है कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किए जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कस्टमरी लॉ। अब ये कस्टमरी लॉ क्या होता है? कस्टमरी लॉ में अगर आप एक वर्ड पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो कस्टम्स, ठीक है। अब कस्टम्स, कुछ ऐसे कस्टम्स होते हैं जो हमारे देश में सालों साल तो शायद छोटा वर्ड है, आई थिंक जनरेशन्स से पास डाउन हो रहे हैं, और वो धीरे धीरे किसका रूप ले लेते हैं? वो एक लॉ का रूप ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप हिंदुइज़्म में देखिए, ठीक है, वहाँ पे पॉलीगैमी अलाउड नहीं है। पॉलीगैमी मतलब अगर आपकी एक वाइफ है और अगर आप उनके साथ अभी भी लीगल मैरिज रिलेशनशिप में है तो आप एक और वाइफ या एक और फीमेल से शादी नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक कस्टम था, ठीक है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता गया, ठीक है। और ये धीरे धीरे क्या बन गया? एक लॉ बन गया, कस्टमरी लॉ बन गया। हिंदू एक्ट बना, उसको कोडिफाई किया, और हिंदू एक्ट में अगर कोई व्यक्ति पॉलीगैमी को प्रैक्टिस करता है तो
उसके ऊपर फाइन है, उसको जेल हो सकती है। इसके लिए प्रोविजंस लिखे हुए हैं हिंदू एक्ट में, ठीक है। सो पॉलीगैमी क्या होता है, जब एक मेल एक से ज़्यादा किसी फीमेल से शादी कर लेते हैं, अगर तो देखिए आपका डिवोर्स हो चुका है, तब देन देर इज़ नो प्रॉब्लम इफ वाइफ इज़ लिविंग और इज़ डेड। बट इफ़ यू आर इन अ लीगल मैरिज रिलेशनशिप विच इज़ सर्वाइविंग, एंड उसके बाद अगर आप किसी फीमेल से शादी कर लेते हैं पहले वाइफ के होते हुए, देन दैट इज़ पनिशेबल इन द आइज ऑफ लॉ। इसका अगर ये होता है कब, जब मेल कर ले। बट अगर कोई फीमेल एक से ज़्यादा किसी फीमेल के हस्बैंड है तो उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री, ठीक है। अगर किसी फीमेल के अंडर हिंदू लॉ या इनफैक्ट कहीं पे भी किसी फीमेल के एक से ज़्यादा हस्बैंड है, उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री, जो कि महाभारत में था। द्रौपदी के 5 हस्बैंड्स थे, आपको पता होगा नाम क्या होंगे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। वो दैट इज़ द केस ऑफ पॉलीएंड्री एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड अंडर हिंदू एक्ट। वाई? बिकॉज इट वॉज अ कस्टम दैट वॉज फॉलोड। हिंदुज़म में ये सालों साल, पता नहीं कितने दशकों से फॉलो हो रहा है, और ये धीरे धीरे क्या बन गया, एक लॉ बन गया। सो इनको बोलते हैं कस्टमरी लॉ। फिर होता है जजमेंट्स ऑफ जजेस। अब बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई एक्ट पास हुआ, ठीक है, एक्ट को यूज़ करते हुए कोई केस अराइज हुआ, ठीक है। अब उस केस में ऑब्वियसली हियरिंग होगी। हियरिंग कहाँ होगी? कोर्ट में होगी। तो अगर कोई जज हैं, वो कोई उसमें केस में ऑर्डर पास करते हैं विच इज़ अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग एक्ट, ठीक है, या वो उसमें कोई अगर अमेंडमेंट लाते हैं, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल केशवानंद भारती। सो फ्रेंड्स, ये जो केशवानंद भारती केस है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, ये केस एक लैंडमार्क जजमेंट कंसिडर किया जाता है इंडियन हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि इस जजमेंट में कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन है कैन बी अमेंडेड, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड इन एनी केस। सो ये आपको बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाएगा अगले 5 सालों में। मतलब ये चीज़ ऐसी है जो आपके टिप्स पे होनी चाहिए, बट एज ऑफ नाउ आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि केशवानंद भारती में क्या हुआ था। चलो, और अगर आपको जानना भी है तो मैक्स टू मैक्स आप ये याद रखिए कि इसमें ये जजमेंट आया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड इन एनी केस, ठीक है। सो ये ऐसे जो जजमेंट्स आते हैं जो आगे के लिए प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं, एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू द लोअर कोर्ट्स एज वेल एज द हाई कोर्ट्स, दैट ऑल्सो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ लॉ। लास्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। भारत का संविधान क्या कहता है? अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारी जो एनसीईआरटी बुक्स होती थी उसके स्टार्टिंग का 2nd या 3rd जो पेज होता था उसमें एज इट इज़ हर एनसीईआरटी में 6 से लेकर 12 तक यही छापा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से अगर आपको याद हो तो स्टार्ट होता था। तो वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी ओपनिंग लाइंस हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड कहलाया जाता है। भाई इससे ऊपर कुछ नहीं है, ये सर और आंखों पे है। अगर कोई एक्ट इसको सुपरसीड करता है तो वो अल्ट्रा वायर्स है, वो एक्ट ही गलत है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारत का संविधान, ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। चलो ये तो पढ़ ली हमने लॉ की डेफिनेशन, ठीक है। चलते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक है, राइट क्या होता है? राइट, लेफ्ट वाला राइट। राइट क्या होता है? हमने वो गाना भी सुना है ना, साडा कहते रख, तो उसमें केड़ा हक, मतलब कौन सा हक रखना है, इधर कौन से हक की बातें कर रहा है वो सिंगर इसमें, तो वो आप देख लेते हैं कि कौन से हक की बातें कर रहे हैं। सो राइट क्या होता है? राइट मतलब एंटाइटलमेंट टू समथिंग, मतलब किसी चीज़ पे आपका हक। अब वो हक जो है वो जन्म से अधिकार भी हो सकता है। कहते हैं ना कि हम अपने पेरेंट्स से, कई बार हमारी लड़ाई हो जाती है तो हम बोलते हैं कि पॉकेट मनी लेना तो भाई हमारा जन्म से अधिकार है, हम पैदा हुए थे तब से ये राइट हमारे साथ अटैच हो गया था कि जब तक हम बड़े नहीं हो जाते या जब तक हम कमाने नहीं लग जाते तो हम आपसे पॉकेट मनी लेते ही रहेंगे। तो जबकि ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक्ट में डिफाइन नहीं है। अगर आप कोर्ट में जाएं और बोलें कि जी हमारे पिताजी जो हैं वो हमें दे नहीं रहे हैं पॉकेट मनी महीने की और ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो कोर्ट बोलेंगे बेटा जी जाइए
जाइए और अपनी किताबें पढ़िए मन लगा के और कुछ बनिए। ये सब केस लेके यहाँ मत आया करो, कोर्ट का टाइम मत वेस्ट करो, हमारे पास ऑलरेडी टाइम की बहुत कमी है, ठीक है। तो राइट क्या हुआ, एक एंटाइटलमेंट टू समथिंग, कोई एडवांटेज हो सकता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट समवन, ठीक है, फ्रीडम टू डू व्हाट इज अलाउड बाय द लॉ ऑफ द लैंड, इट इज़ द क्वालिटी इन अ पर्सन बाय विच ही कैन डू सर्टेन एक्शंस, possess certain things which belongs to him by the virtue of some title। अब जैसे एग्जाम्पल राइट टू privacy, तो अब ये क्या है, एक चीज़ अटैच कर दी जाती है एक पर्सन के साथ, किस लिए, कुछ करने के लिए, जैसे राइट टू मूव फ्रीली इन द कंट्री, सो टू डू सर्टेन एक्शन। तो उसमें क्या आया, मेरे पास अधिकार है कि मैं पूरे देश में कहीं भी घूम सकती हूँ, मैं कहीं पे मुझे कोई रोके कि अरे तुम गुजरात से राजस्थान में एंटर नहीं कर सकती, अरे क्यों नहीं कर सकते, अनटिल अनलेस कोई लॉ ऐसा आया हुआ है, कोई रेगुलेशन इम्पोज्ड है, कोई वॉर की सिचुएशन है, पैंडमिक की सिचुएशन है, ऐसे केस में डेफिनेटली गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को हमको मानना पड़ेगा। बट अगर कोई मेरे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, वो नहीं लगा सकते, बिकॉज क्यों, बिकॉज मेरे पास राइट है, और जो ये राइट है ये फंडामेंटल राइट है, दैट आई कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। अब अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अब फिर ये जब कोरोना था तो लोगों पे रोक क्यों लगाई, अरे भाई स्प्रेड हो रहा था ना, आपके अगर आपको कोरोना वायरस है, अगर आपको इन्फेक्शन हो रखी है, आप जाओगे और दूसरों को फैल गया, सो दैट इज़ समथिंग ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स, राइट। बट अगर आज जनरली इफ़ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल और अगर आपको कोई रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपका मूवमेंट, देन यू कैन अप्रोच द कोर्ट एंड गेट दैट थिंग रिमूव्ड। So right is also what, a power to possess certain things which belongs to the person by the virtue of some title, like right to information। ये मेरा अधिकार है, right to information, information कहीं से निकलवाना गवर्नमेंट ऑफिस से, so ये मेरा अधिकार है। राइट टू वोट अगेन कम्स अंडर व्हाट, इट इज़ टू डू सर्टेन एक्शंस। वोट करना मेरा अधिकार है, मुझे अधिकार दिया गया हुआ है संविधान द्वारा कि आई हैव दिस राइट टू वोट। क्यों, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है। नेक्स्ट, राइट्स आर द कॉमन क्लेम्स ऑफ पीपल विच एवरी कल्चरल सोसाइटी रिकॉग्नाइजेज एज असेंशियल क्लेम फॉर द डेवलपमेंट। राइट बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि इससे एक इंसान या व्यक्ति का विकास होता है, उसको समझ आती है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके से उसको अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना है, एंड विच आर देयरफॉर इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। एनी लॉ दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड लीगल राइट। लो, बातों बातों में हमने एक डेफिनेशन पढ़ ली। एनी लॉ दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री, मतलब हमारा जो लीगल सिस्टम है, अगर उन्होंने किसी राइट को रिकॉग्नाइज कर रखा है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, लीगल राइट बोला जाएगा। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी राइट्स दिए गए हैं लीगल सिस्टम द्वारा वो लीगल राइट्स हैं? तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, ये स्टैट्यूटरी राइट क्या है, वो भी देख लेते हैं। बट लीगल राइट हमने पढ़ लिया है, ठीक है। चलते हैं राइट पे। लो, बात करिए और हाजिर। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बहुत सिंपल सा, एनी राइट दैट इज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर कोई राइट हमें हमारे भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ। अब फंडामेंटल राइट क्या है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स मेंशन्ड है सिटीजन्स के लिए, इनफैक्ट नॉन सिटीजन्स के लिए भी, बट उसमें से कुछ चंक ऑफ राइट्स हैं जिनको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। दैट आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स enshrined in the Constitution of India, which are guaranteed to all the citizens. They are applied without discrimination on the basis of race, religion, gender, etc. फिर से समझाती हूँ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन है एक, ये जो वेन डायग्राम समझाती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में मान लीजिए इतने सारे राइट्स मेंशन है, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लेकिन आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जैसे जो ये इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, इसमें से कुछ एक चंक ऑफ राइट्स हैं जिनको बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो कि अगेन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं
जैसे कि दे आर बेसिक फॉर ह्यूमन राइट सर्वाइवल और बेसिक फॉर ह्यूमंस टू सर्वाइव, सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। और इनको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, क्यों? क्योंकि देज आर फंडामेंटल टू योर एग्जिस्टेंस। सो वी कैन कंक्लूड दैट all constitutional rights are not fundamental rights, but all fundamental rights are your constitutional rights। ये वेन डायग्राम याद रखना, ठीक है? बड़ा ये हो गया, बीच में छोटा सा पार्ट हो गया फंडामेंटल राइट्स का। चलिए, स्टैट्यूटरी राइट्स क्या होता है? राइट्स गिवन अंडर एनी स्टैट्यूट्स आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी राइट्स। अब अगर आपको कोई राइट दिए गए हैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये राइट टू डिडक्शंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो ये क्या हो गए? स्टैट्यूटरी राइट्स। क्यों? क्योंकि आपको किसी एक्ट या स्टैट्यूट के अंडर ये प्रोवाइडेड है। एज सिंपल एज दैट, कोई इसमें राम कहानी नहीं थी। सो अब जो इंडियन लॉ है उसके सोर्सेज क्या है, कहाँ से डिराइव्ड है ये इंडियन लॉ? सो फर्स्ट, कस्टम्स जो चलते आ रहे हैं, ट्रेडिशन जो हम कहते आ रहे हैं भैया ये तो ब्रेक नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसको इक्वलेंटली दर्जा दिया जाता है हमारे कंट्री में लॉ के। सो कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिलीजियस बिलीव्स, जैसे कि हमारे यहाँ माना जाता है कि गौ माता की हत्या नहीं करनी, है ना? इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। अब ये लॉ भी बन चुका है, इतना इसको स्ट्रांगली हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाता है कि अगर कोई किसी गाय की हत्या कर देता है तो उसको पनिश किया जाता है, इट इज़ पनिशेबल अंडर द लॉ। देन टेक्स्ट सच एज मनुस्मृति एंड द वेदास, जो ये हमारे टेक्स्ट थे एंशियंट इंडिया के, एंशियंट हिस्ट्री के, उन टेक्स्ट को। देन लॉ इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स इन अ कंट्री। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ लॉ जो हमारे देश में है ना, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की देन है। क्यों? क्योंकि वही लोग थे जिन्होंने आके हमारे कंट्री में लॉ को कोडिफाई किया था। उससे पहले क्लॉज थे, लेकिन इतने प्रॉपर फॉर्म में नहीं थे, सब इधर उधर आगे पीछे हो रखे थे, कहीं पर रिटन नहीं थे, कोडिफाइड नहीं थे। और फर्स्ट टाइम अगर किसी ने कोडिफाई किया इन चीज़ों को तो वो थे ब्रिटिशर्स। ऐसा नहीं है ब्रिटिशर्स ने आके हमको सिर्फ लूटा ही है और लेके सब भाग गए, उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं हमारे देश के लिए। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू एक्नॉलेज दीज एफर्ट्स एज वेल। जैसे टेलीग्राम एंड जो हमारी रेलवे लाइन है, रेलवे किसकी देन है? ब्रिटिशर्स की देन है। इलेक्ट्रिक लाइंस, जो इलेक्ट्रिसिटी जो लाइंस डाली गई थी वो भी उस टाइम ब्रिटिशर्स ने ही इन चीज़ों की शुरुआत करी थी। हमारा पार्लियामेंट है, ये जितनी हमारी सेंट्रल लिस्ट है, प्रोविंशियल सेंट्रल एंड स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। आप सोचोगे ये क्या बोल रही है मैम, तो ये जो लिस्ट है ये सब हमारी ब्रिटिशर्स द्वारा डिराइव्ड है, उन्हीं की देन है जो हम आज पढ़ रहे हैं और हमारी देश की सरकार को चला रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है? लेजिस्लेशंस। अब लेजिस्लेशंस जो बनते हैं हमारे देश में, एक्ट्स बनते हैं किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एंड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। सो वो भी इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ इंडियन लॉ और द लॉज दैट आर प्रिवेलिंग इन द कंट्री। नेक्स्ट इज, एंड आज की लास्ट स्लाइड, आई नो काफ़ी लंबा हो गया, फर्स्ट लेक्चर ही इतना लंबा, तो आप सोच रहे होंगे बाकी के लेक्चर्स में तो मैम पता नहीं शायद ख़त्म ही नहीं करेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक घंटे या मान लीजिए 50-55 मिनट्स के वीडियो है। मैंने कहीं पे भी क्लासेस लंबी नहीं खींची हैं और ना मैं आगे खींचूंगी। अब थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन था तो ऑब्वियसली होता ही है कि समझा दो जो समझ में, जो आपको याद आ रहा है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ यहाँ पे लॉयर ही बनना है या पेपर क्रैक करना है। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, आपको पता होनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप किसी पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि नहीं। भाई इस देश में रह रहे हो, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ गोइंग अराउंड यू। सो ओके, सो कमिंग बैक टू द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। सो एज यू कैन गेट फ्रॉम द नेम, सबसे टॉप पे क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इट इज़ द लास्ट कोर्ट जहाँ पे किसी के डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है। इससे ऊपर कहीं पे भी किसी भी चैलेंज नहीं हो सकता। सो इट इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द लैंड और द हाइएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ हायरार्की। देन इसके नीचे होते हैं हाई कोर्ट। सो देर इज़ ओनली वन सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया एंड इट इज़ लोकेटेड वेयर? दिल्ली। फिर है हाई कोर्ट्स, ठीक है, हर स्टेट में अपना हाई कोर्ट होता है और उनकी बेंचेस होती हैं।
ठीक है। उनके नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सेशन कोर्ट्स। सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स किस लिए हो गए? सिविल केसेस के लिए। एंड सेशन कोर्ट्स किस लिए हो गए? क्रिमिनल केसेस के लिए। और उसको सब डिवाइड किया गया है। सिविल जजेस होते हैं एंड देर आर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स। नाउ सिविल जजेस looks into civil matters, civil cases you can say that, and whereas metropolitan magistrates looks into the criminal cases. इसके नीचे और subordinate के courts होते हैं. there are लोक अदालत as well to settle the disputes in the village. मतलब गांव में अगर कोई केस सॉल्व करना है तो लोक अदालत होती है, लेकिन वो सब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आते हैं और वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे. बट अगर अभी एक ओवरव्यू और अगर आपको पता हो कितना पता होना चाहिए, सो आपको ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट है वो एक ही है और वो कहाँ पे है? दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट सिचुएशन. उसके नीचे हाई कोर्ट आता है और हर स्टेट का एक ही हाई कोर्ट है और एक ही होता है. देन कम्स द डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन कोर्ट्स एंड नीचे सिविल जजेस एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. सो फ्रेंड्स, और वीडियो नहीं खींचूंगी और परेशान नहीं करूंगी. इसी टॉपिक के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो फॉर द डे. Thank you so much for the patience listening. From the next video onwards, we are going to start with the first topic of the legal reasoning, that is Contract Act, and that topic is very important for every year. In fact, if you see or if you pick the papers of last 10 years, hardly there would be any year जब Contract Act से questions नहीं आए. At least 5 to 7 questions, that's what is minimum कि उस जो टॉपिक है पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से बनते हैं. सो आई वुड से ब्रेस योर सेल्फ एंड नोट्स वोट्स जो भी कॉपी बनानी है पहले से ही बना लीजिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, उसमें बहुत सारे केस लॉज आने वाले हैं जो हम डिस्कस करेंगे. और स्पेशली जो एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, वो अगर आपने नोट नहीं किए तो बाद में चीज़ें समझ नहीं आएंगी. सो आई वुड सजेस्ट starting with the next lecture, I would recommend that you should have a notepad and a pen in your hand before we start off with the lecture. So friends, this is all for the today's video, and thank you so much for your patience listening.